कासिम ने मुहावरे का सहारा लिया था, लेकिन मार्सी ने यकलख्त एक नए रंग में बात की। नहीं हुजूर, ये बिल्कुल गलत फलसफा है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा है जो ना मोहब्बत में जायज है न जंग में, लेकिन शर्त यह है कि जायज और नाजायज करार देने का फैसला इंसानी नुक्ता नजर के ख्याल से किया जाए। ये मुहावरा तो हैवानात पर मुंतबिक होता है, क्योंकि वो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज समझते हैं। अब कासिम को अपनी कम मायगी का एहसास होने लगा। इस कदर काबिल और दाना लड़की उसके आसाब पर सवार हो रही थी। उसने अपने अंदर के ख्वाबीदा इंसान को आवाज दी और अगले लम्हे मार्सी को हैरान कर दिया। मार्सी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी नजर गहरी बातें भी परख लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत भी जंग ही का दूसरा नाम है, या जंग मोहब्बत का। मैं एक सिपाही हूँ। मुल्क मिल्लत की बका के लिए जंग लड़ना मेरा फरीजा है, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए इस फर्ज की तकमील का रास्ता है। इस लिहाज से मैं मोहब्बत के लिए बोला हूँ या मुल्क मिल्लत के लिए, एक ही बात है। कासिम की खूबसूरत बात से मार्सी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो लाजवाब हो चुकी थी। चुनांचे खिफ्त आमेज अंदाज में महज हंसकर खामोश हो गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज की ये 8वीं एपिसोड है। वक्त काफी गुजर चुका था। अचानक एक चमगादड़ कहीं से उड़ी और छपाक से मार्सी और कासिम के दरमियान आ गिरी। यकलख्त मार्सी की हिज़यानी अंदाज में चीख निकली और वो बेसाख्ता कासिम की जानिब सिमट गई और उसके दाएं बाजू को छुआ तो उसके तन बदन में बिजली सी कूद गई। मार्सी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कासिम के सीने में एक नई लज्जत के शगुफे फूट रहे थे, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 2 सानिये के लिए था। अगले लम्हे मार्सी कासिम से अलग होकर बैठ गई। उसका चेहरा शर्मो हया की शिद्दत से अनार हो चुका था। अब मार्सी ने वापस चलने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि इस तरह कासिम के बदन से मस होने के बाद उसके बदन में कपकपी तारी हो चुकी थी और वो कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कांपते कदमों के साथ उठी और जमीन पर पड़े खुश्क पत्तों को घूरते हुए कहने लगी, अब हमें चलना चाहिए। कासिम के लिए आज की मुलाकात 22 साल जिंदगी का सबसे हसीन तजुर्बा था। कासिम बहुत खुश था। उसे मार्सी के साथ मिलकर यूं लगा जैसे उसने हफ्ता कलीम की शहनशाहियत हासिल कर ली हो। कासिम भी उठकर मार्सी के हमरा कदम बकदम चलने लगा था। रास्ते में उसने मार्सी से सवाल किया, सुना है अबू जाफर के ताल्लुकात सुल्तान के रिश्तेदारों तक भी हैं, क्या ये सच है? मार्सी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुन रखा है। मेरी माँ बता रही थी कि अबू जाफर के बहुत गहरे मरासम शहजादा अलाउद्दीन के साथ हैं। शहजादा अलाउद्दीन के साथ? ये आप क्या कह रही हैं? तो क्या शहजादा अलाउद्दीन यानी सुल्तान का बड़ा बेटा भी गद्दारों का साथी है? कासिम ने हैरत की शिद्दत से किसी कदर बुलंद आवाज में कहा तो मार्सी फौरन बोल उठी, नहीं, यकीनन ऐसा नहीं। शहजादा अलाउद्दीन को मैं जाती तौर पर जानती हूँ, वो ऐसे नहीं हो सकते। अबू जाफर यकीनन किसी चालबाजी से उन पर असर अंदाज होता होगा। कासिम ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वो इस नई बात को मालूम करके खुश था कि अबू जाफर का आना जाना शहजादा अलाउद्दीन के पास भी था। गोया उसे एक नया सुराग मिल गया था। कासिम और मार्सी बातें करते हुए आपनोस के दरख्तों तक पहुंचे तो 9 उम्र कोचवान अकबर बग्गी तैयार किए सामने खड़ा था। मार्सी और कासिम रुक गए। मार्सी ने कासिम से जाने की इजाजत लेने के अंदाज में कहा, आप तो यनीचरी के सालार हैं, उम्मीद है आप भी कल रवाना होने वाले लश्कर के हमरा मुहासिर जंग की तरफ चले जाएंगे। मैं चाहती थी कि कभी आपके दौलत कदे पर हाजिर हो सकूं और आपके अहले खाना से मिल सकूं। मार्सी ने पुरतकल्लुफ लहजे में बात की। कासिम मुस्कुरा दिया, इत्तेफाक से मैं दोनों लश्करों में से किसी के हमरा जाने के लिए मुंतखब नहीं किया गया। मुझे इस दौरान यहीं अदरना में रहकर रस्दो कमक के काम करने की निगरानी करनी है। कासिम ने मार्सी से अपना नया ओहदा छुपाया और अपने न जाने की गोल मोल वजह बयान की। मार्सी कासिम के जवाब से किसी हद तक हैरान हुई। उसे तवक्को न थी कि कासिम जैसा सिपाही फरीज़ा जिहाद में पीछे रह जाएगा। उसने इस्तिफहामिया लहजे में पूछा, तो क्या एक मायानाज शमशीर जन को सुल्तान ने अनाज ढोने के काम पर लगा दिया है? मार्सी का जुमला सुनकर कासिम की रूह कांप गई। उसने जरा सी देर किए बगैर कहा, नहीं, सुल्तान ने मुझे जिस काम पर लगाया है उसका बयान न करना ही मेरी जिम्मेदारी का अव्वलीन तकाजा है। मैं पीछे रहने वाला सिपाही नहीं हूँ। अभी शायद रस्मगाह में जोहर दिखाने का मेरा वक्त नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान कोनिया से वापसी पर सलीबियों के खिलाफ बड़े मार्के में मुझे जरूर लेकर जाएंगे। मार्सी कासिम की बात समझ गई। उसने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, अपने कहे पर माजरत करने लगी। कासिम भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद मार्सी कासिम की आंखों से आंखें निकाल कर मुड़ी और तेज कदमों से चलती हुई बग्गी में सवार हो गई।
दूसरे दिन सुल्तानी लश्कर कूच कर चुका था। जबकि शहाबुद्दीन पाशा चंद दिनों में ही रवाना होने वाला था। कासिम के दिल में मैदान जंग से दूर रहने का कुछ मलाल तो पहले ही था, लेकिन मार्सी की बात उसके दिमाग में निश्तर की तरह उतर गई थी। वो चाहता था कि मैदान जंग में सलीबी पहलवानों के पंजा से पंजा लड़ाए, लोहे से लोहे टकराए और सलीबी बुज़दिलों पर ये वाज़े कर दे कि मक्का के अरब आज भी खालिद बिन वलीद जैसी शुजात और कुव्वत व जबरूत के मालिक हैं। लेकिन उसे अदरना में रहने का हुक्म मिल चुका था। वो उन्हीं ख्यालों में गुम यानी चोरी की क़यामगाह की रविश चल पड़ा था। उसका ज़हन साथ के साथ अपने अगले मंसूबों पर सोच भी रहा था। अगले चौक पर वो रुक गया और एक सानिये के बाद बाएं जानिब की रविश मुड़ा। वो आगा हसन से मिलने के लिए जा रहा था। आगा हसन यानी चरी का 10,000 सालार था तो वो भी नौ मुस्लिम, लेकिन ईमान का पक्का और कोल का धनी था। अब कासिम का रुख उन फौजी बैरकों की जानिब था जो ईंट और गारे से अफसरों के लिए बनवाई गई थी। कासिम आगा हसन के कमरे के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से कहकों की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता था अंदर खूब गपशप हो रही थी। कासिम रुके बगैर आगा हसन के कमरे में दाखिल होता चला गया। आगा हसन का कमरा यानी चोरी के नौजवान अफसरों से भरा पड़ा था। यहाँ फर्श पर सरकंडों की सफ बिछी हुई थी और दीवारों के साथ तकिए रखे हुए थे। कासिम दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए और कासिम के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। कासिम ने सबसे बगलगीर होने के दौरान भी कहा, आज तो महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बनी हुई है। लगता है आप लोगों को तनख्वाहें मिल चुकी हैं। कासिम की बात से सब कहका मारकर हंस पड़े, लेकिन सालार अमीर खान ने बरजस्ता जवाब दिया, भाई अपना तो यही मास्कर घर भी है और दुनिया भी, और यहाँ तो हमारा हर रोज रोज़े ईद है, हर शब शब बारात। सब एक बार फिर हंस पड़े। हुजूर तनख्वाहों की क्या बात की आपने? सुना है बायजीद यल्दरम के ज़माने तक यानी चरी को खूब तनख्वाहें मिलती थीं और अदरना की आवाम के सामने यानी चरी का बहुत ज़्यादा मकाम और दबदबा था। अब तो यानी चरी को नहरें खोदने और पुल तामीर करने के घटिया काम पर लगा दिया गया है। असलम खान की ये बात से एकदम महफिल का रंग बदल गया। आगा हसन समेत कुछ अफसरों को ये बात नागवार लगी और कुछ ने असलम खान की हाँ में हाँ मिलाई। कासिम अब तक एक माहिर जासूस साबित हो रहा था। उसने आते ही महफिल से ऐसा सवाल किया था जिससे वो यानी चरी में फैलने वाली मुमकिन बगावत के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल कर सकता था। असलम खान की बात से कासिम का माथा ठनका। उसने सादा से अंदाज में दूसरा तीर फेंका, अरे दोस्तों, ये तो बताओ सुल्तान के हमरा कौन कौन गया है और शहाबुद्दीन पाशा के हमरा कौन कौन जा रहा है? आगा हसन ने फौरन जवाब दिया, सुल्तान के हमरा सिर्फ यानी चरी के 5,000 सिपाही रवाना हुए हैं। बाकी तमाम फौज जागीरदारों सरदारों पर मुश्तमिल है। इस 5,000 के लश्कर की कमान अपना दोस्त रियाज बेग कर रहा है। अलबत्ता शहाबुद्दीन के हमरा यानी चरी के 13 बड़े दस्ते रवाना हो रहे हैं। हरावल में मैं और कमानदार अमीर खान जाएंगे। बाकी सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सिवाय असलम खान के कलब में रहेंगे। मेमना और मैसरा में जागीरदारों को मुकर्रर किया गया है और 30,000 पैदल सिपाहियों की कमान सुल्तान के बहनोई मोहम्मद शल्पी के सुपुर्द की गई है। ये तो है हमारी कैफियत, लेकिन हैरत है कि तुम्हारा नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। आगा हसन ने शहाबुद्दीन पाशा की तफसील बताई और आखिर में कासिम से वही सवाल कर दिया जो मार्सी ने किया था। कासिम ने आगा हसन के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और असलम खान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन असलम खान को क्यों रोक दिया गया यहाँ पर? इस सवाल से असलम खान बौखला गया। उसने कदरे बौखलाते और हकलाते हुए कहा, आप अपनी बात गोल कर गए और मेरी बात पूछ रहे हैं। पहले आप बताइए कि आप क्यों रह गए हैं साथ जाने से? इससे पहले कि कासिम बोलता, सालार अब्दुर्रहमान बोल उठा, मैं बताता हूँ कि कासिम बिन हशाम किस लिए लश्करों के साथ न जा सका। सारी महफिल कोने में बैठे उधेड़ उमर सालार अब्दुर्रहमान की तरफ मुतवज्जे हुए। सुल्तान ने कासिम को अदरना में रहकर जंग लड़ने का हुक्म दिया है। सुना है यहाँ कैसर की कोई खुफिया फौज मौजूद है। अब्दुर्रहमान की बात से असलम खान अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। अब उसकी आंखों में खिफत थी। उसने समझा था कि कासिम ने अज खुद कोर्ट से जान छुड़ाई होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। अब्दुर्रहमान की इत्तला से सारी महफिल में सनसनी की लहर दौड़ गई। खुफिया फौज मौजूद है तो हुनियाडे के खिलाफ जाके लड़ने की क्या जरूरत है? अमीर खान ने माथे पर शिकने डालते हुए सवाल किया। असलम ने फौरन अमीर खान की हाँ में हाँ मिलाई, जी हाँ, अगर यहाँ फौज है तो फिर सल्तनत उस्मानिया को सख्त खतरात लाक हैं।
ऐसे आलम में अदरना से सुल्तान की रवानगी क्यों कर दुरुस्त हो सकती है? सवाल तो होते रहे। असलम की बात के दौरान कासिम पूरी तरह असलम खान की जानिब मुतवज्जे था। असलम खान की बात के इख्तिताम पर कासिम ने फिर अपना सवाल दोहराया। हाँ, तो आप बताने वाले थे कि आप लश्करों के साथ क्यों रवाना ना हो सके? अब कासिम के लहजे में हल्की सी चुभन भी थी, जिसे असलम खान महसूस किए बगैर ना रह सका। वो गड़बड़ा गया और हिचकिचाते हुए कहने लगा, दरअसल मेरे घर में बच्चा होने वाला है, जबकि मेरे घर की देखभाल करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। कासिम ने असलम की बात हैरत से सुनी और फौरन कहा, तो क्या आप मुआस्कर की इकामत गाह में नहीं रहते जिस तरह के दूसरे सालार रहते हैं? मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। कासिम की बात का जवाब उधेड़ उमर अब्दुर्रहमान ने दिया। दरअसल यानीचौरी के जो सिपाही या सालार शादी कर लेते हैं तो उन्हें छावनी के इलाके में सुल्तान की तरफ से मकान फराहम किया जाता है। तो आप जानते हैं कि हम सब पहले गैर मुस्लिम थे, और आप ये भी जानते हैं कि यानीचौरी के सिपाही ज्यादातर वो कैदी हैं जो सल्तनत उस्मानिया ने मुख्तलिफ सलीबी जंगों में कैद किए। इसलिए ये यहाँ हमारा कोई खानदान होता है, न माँ बाप और बहन भाई वगैरह। तुम्हारी बात अलग है। यानीचौरी की तारीख में तुम पहले शख्स हो जो नौ मुस्लिम नहीं बल्कि पैदाइशी मुसलमान हो। इस कदर मालूमात तो कासिम के पास भी नहीं थी। वो तो किसी शक के बिना पर असलम के बारे में तहकीक करना चाहता था। उसे मालूम था कि यानीचौरी के बाद सालार अबू जाफर जैसे गद्दारों के इशारों पर नाच रहे हैं। अचानक कासिम को कोई ख्याल आया और उसने मसनूई सा कहका लगाते हुए कहा, अजी छोड़िए, आप लोग एक रंगीन महफिल सजा कर बैठे हैं, मैंने ख्वामख्वाह आपके रंग में भंग डाल दी। छोड़िए ये बारीक बीनियां और मुझे भी बताइए कि मेरे आने से पहले आप लोग किस बात पर हंस रहे थे? कासिम नहीं चाहता था कि असलम खान इसकी जानिब से मोहतात हो और वो अपने शक के सुराग पर मजीद काम न कर सके। कासिम की बात सुनते ही आगा हसन ने मुस्कुरा कर कहा, आपके आने से पहले यहाँ महफिल मुशायरा बपा थी और कमानदार अमीर खान अपने चुटकुलेदार फारसी कलाम सुना रहे थे। कासिम ने सुना तो हैरत से अमीर खान की जानिब देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो जनाब शायरी भी फरमाते हैं, कुछ हम भी तो सुने कि आपने क्या कुछ लिखा है। अमीर खान ने डटाई से जवाब दिया, अजी शायरी की क्या कहने, हमें तो उंदलस में होना चाहिए था। अलहमरा के दरबार में हम अपना कलाम सुनाते और दीवाने खास की शहजादियां बालकनियों से हम पर फूल निछावर करती। अमीर खान की बात से एक जोरदार कहका बुलंद हुआ और कमरे की फिजा यकसर बदल गई। इतने में अब्दुर्रहमान ने कासिम से मुखातिब होकर कहा, कासिम बिन हशाम, आप तो अरब हैं, क्या फारसी शायरी आपकी समझ में आएगी? आप समझ में आने की बात करते हैं, मैं आपको फारसी का शेर सुनाता हूँ। सारी महफिल यकदम हमतन गोश हो गई। कासिम ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ देर तवक्कुफ के बाद इंतहाई खूबसूरत तरन्नुम से असलम खान की जानिब देखते हुए फारसी का एक शेर सुनाया, जिसका तर्जुमा है, मैं वो नहीं कि तू जंग के रोज मेरी पुश्त देखे, मैं तो वो हूँ कि तू मैदान जंग में खाक खून के दरमियान पड़ा हुआ मेरा सर देखेगा। कासिम का शेर इस कदर खूबसूरत था कि आगा हसन के कमरे में वाह वाह का शोर मच गया। शेर पढ़ने के दौरान कासिम की नजरें असलम खान पर जमी हुई थीं, चुनांचे वो बुरी तरह झींप गया। आगा हसन और अमीर खान कासिम का शेर सुनकर वजद में आ गए थे। उन्होंने कासिम से फिर फरमाइश की कि वो अपने शेर को मुकर्रर इरशाद करे। कासिम ने मुस्कुराते हुए दोबारा शेर सुनाया और सबने दोबारा दाद दी। इस मर्तबा दाद देने वालों में असलम खान भी शामिल था। यानीचौरी के अफसरों की ये महफिल अभी खूब गर्म थी कि कमरे में एक उधेड़ उमर शख्स दाखिल हुआ। उस शख्स के चेहरे पर मौजूद वकार और दबदबा देखकर कासिम ने अंदाजा लगाया कि ये यकीनन यानीचौरी का कोई आला सालार था। ये मोहम्मद चलपी था, सुल्तान मुराद खान का बहनोई और शहाबुद्दीन पाशा के लश्कर में 30,000 की पैदल फौज का सालार। कमरे में मौजूद यानीचौरी के तमाम अफसर मोहम्मद चलपी के एहतराम में खड़े हो गए। मोहम्मद चलपी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सबके साथ मुसाफा करने के बाद आगा हसन के पहलू में बैठ गया। उसने फर्श पर बैठते ही तमाम सालारों और सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, सिपा सालार शहाबुद्दीन पाशा ने हुक्म दिया है कि नए महीने का चांद नजर आते ही दोशंबे के रोज हमारे लश्कर को यूरोप की मुहिम के लिए कूच करना है। उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। हमारे कूच में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इस मर्तबा जो मुहिम हमें दरपेश है ये पिछले तमाम मार्कों से मुख्तलिफ है। हम होनेआडी की फौज के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों सूबा ट्रांसिल्वेनिया में हरमान स्टॉट के मकाम पर होनेआडी ने हमारे सालार फरीद पाशा को नाकाबिले फरामोश शिकस्त दी है। उसने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए तुर्क कैदियों को हंगरी की दावतों और सियाफतों में गाजर मूली की तरह काटा और कैदियों का नारवा खून बहाया है। हमें होनेआडी से अपने शहीद सिपाहियों का इंतकाम लेना है।
हुनयाटे की शानदार कामयाबी और हमारे दस्तों की पैदर पै शिकस्त ने पूरे यूरोप में खुशफहमी की लहर दौड़ा दी है। उस वक्त यूरोप से तुर्कों को निकालने के लिए एक जबरदस्त इत्तेहाद कायम हो चुका था। शाह लॉर्ड सल्लास, जो इस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों मुमलिकतों का फरमारवा है, इस तहरीक का रूह रवा है। इस इत्तेहाद में हंगरी, पोलैंड, लॉचिया और बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी कुव्वत के साथ शरीक हैं। सेर्बिया भी, जो कि लॉर्ड स्टीफन के अहद में उस्मानियों का निहायत वफादार हलीफ था, अब उसके जानशीन जॉर्ज बर्नैकविच की सरकर्दगी में इत्तेहादियों की सफ में शामिल हो गया है। फ्रांस और जर्मनी ने भी मुबारसीन की एक कसीर फौज भेजी है। इनके अलावा ईसाई लश्कर में यूरोप के हर मुल्क से सिपाहियों की एक बड़ी तादाद खुद आकर शरीक हुई है। और अहम बात यह है कि ईसाई इसी लश्कर को मुकद्दस सलीबी लश्कर करार दे रहे हैं। रोमा के पॉप ने सबसे ज्यादा जोश दिखा दिया है। उसने अपने नुमाइंदा कार्डिनल जोलियन सीजर एनी को एक मुसल्लह फौज के साथ रवाना किया है और यूरोप के हर हिस्सा से इस जंग के लिए एक कसीर रकम फराहम करके भेजी है। हकीकतन ये एक सलीबी जंग है और याद रखिए, ये जंग ईसाइयत के मजहबी जोश ने इस्लाम के खिलाफ छेड़ी है। जमहूरिया वेनिस और जमहूरिया जुनेवा की बहरी ताकत न होने के बराबर है। इसलिए हुनयाटे का ख्याल है कि हमारे सुल्तान की फौजें एशियाई कोचक से, जहां वो कोनिया के मकाम पर अमीर करमानिया से जंग में मसरूफ होंगी, यूरोप में मुंतकिल न की जा सकेंगी। इत्तेहादी अफवाज बज़ाहिर शाह लॉर्ड सल्लास के ज़ेरे कमान है, लेकिन दर हकीकत उनका सरदार हंगरी के साबिका बादशाह सजमंड का नाजायज बेटा हुनयाटे है, जो इस वक्त मसीही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ख्याल किया जाता है। मोहम्मद चिल्पी की जुबान में ऐसी तासीर थी कि कमरे में मौजूद तमाम सालार गुमसुम हो गए। मोहम्मद चिल्पी ने हुनयाटे के लश्कर का ऐसा नक्शा खींचा था कि कासिम को इसकी अस्करी महारत और काबिलियत का कायल होना पड़ा। इस दौरान उसे मालूम हो चुका था कि जंग के मौजू पर गुफ्तगू करने वाला ये जहांदीदा और बावकार शख्स सुल्तान का बहनोई है। कासिम ने मुअद्दब लहजे में मोहम्मद चिल्पी से सवाल किया, सालारे मोहतरम, अगर महाज की सूरत हाल इस कदर संगीन है तो सुल्तान मुआज़्ज़म को इस्लामी अफवाज की क़यादत खुद करना चाहिए थी। मोहम्मद चिल्पी ने चौंक कर कासिम की जानिब देखा और मुशफ़िकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप गालिबन कासिम बिन हशाम हैं। आपकी जहानत और शुजाअत का शोहरा कसरे सुल्तानी में फैला हुआ है। खैर, बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि सुल्तान मुआज़्ज़म खुद लड़ाई की क़यादत करेंगे। हमारा 80,000 का लश्कर तो महज हरावल दस्ते की सूरत में आगे जा रहा है। लेकिन कासिम ने एक ख्याल के तहत फिर कहा, सालारे मोहतरम, अगर सुल्तान मुआज़्ज़म की वापसी से पहले हमारे लश्कर की हुनयाटे अफवाज के साथ मडबीर हो गई तो क्या हमारी अफवाज सुल्तानी लश्कर का इंतजार करेंगी? इतने में आगा हसन ने सवाल किया, सालारे मोहतरम, सुना है अदरना में कैसर के खतरनाक जासूस मौजूद हैं जो सुल्तान मुआज़्ज़म के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आगा हसन ने कहा तो सब सालार हमतन गोश हो गए। मोहम्मद चिल्पी ने जवाब दिया, इस किस्म की इतलात मेरे पास भी हैं, लेकिन अभी किसी शख्स पर गिरफ्त नहीं की जा सकती। जहां तक कैसर का ताल्लुक है तो कैसर कुस्तुनतुनिया को शुरू दिन से मेंढे लड़ाने, रेच कुत्ते और तीतर बटेर लड़ाने का बड़ा शौक है। जाहिर है इस किस्म का शख्स मैदान जंग में सामने आने के बजाय साजिशों का सहारा ही ले सकता है। हम अफवाहों पर काबू पा रहे हैं और सुल्तान मुआज़्ज़म ने इसकी छानबीन के लिए माहिर अफराद मुकर्रर कर दिए हैं। गालिबन मोहम्मद चिल्पी कासिम का फर्ज मनसबी समझता था, लेकिन उसने सर महफिल जिक्र करना मुनासिब न समझा। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।